स्वागत है आप सभी का लखनऊ वाले चैनल पे। तो हम बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। आज जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे नए स्टूडेंट हमारे बीकॉम ऑनर्स में आ चुके हैं और सबसे पहले एक नए स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि हम किस बुक के इस्तेमाल करके, किस बुक के हेल्प से हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। आए दिन बहुत सारे डाउट मेरे को भी मिलते हैं, बहुत सारे डाउट विकास जी के कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलते हैं कि भैया हम कौन सी बुक से पढ़ें। तो आज मैं इसी पर्पज़ से हम और आदित्य जी यहाँ आए हुए हैं आपको बताने के लिए कि कौन सी कुछ बेस्ट किताबें हैं, कोई बेस्ट बुक्स जिसका आप इस्तेमाल करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ बुक के बारे में बताएंगे और कुछ बुक के बारे में आदित्य जी बताएंगे। होप सो आपको बहुत मदद करेगी, तो देखते रहिए। तो जो सबसे बड़ा डाउट रहता है सबके लिए कि मैथ्स कैसे पढ़ें। बहुत सारे लोग होते हैं जो पीसीएम बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीसीएम के नहीं होते हैं और कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स होते हैं। तो उनको मैं सबसे पहला सजेशन मेरा उनको ये रहेगा कि ये आप देख सकते हैं लेनिन ज्योति की जो बुक है, ये मोस्ट पॉपुलर बुक है जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में चलाई जाती है। इस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की बुक के अंदर आपको न्यूमेरिकल और थियरी दोनों मिल जाएगा। और मैथ्स में सबसे बड़ा जो डाउट सबको रहता है कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, एग्ज़ाम कैसे आता है, आंसर्स किस तरीके से लिखना है। तो जो सबसे एक ऐसी चीज़ है जो हमने बहुत नई सीखी थी वो ये था कि यहाँ एग्ज़ाम के अंदर थियरी भी आता है, मैथ्स के एग्ज़ाम के अंदर। तो वो रेशियो आपका 40-60 का भी हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है। तो आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट ना रहें, लेकिन जब आप चैप्टर कवर करेंगे तो सबसे बेसिक चीज़ है वो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू करना होगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आप बुक की इंडेक्स को देख के ना घबराएं, पूरी इंडेक्स को आपको नहीं पढ़ना है, आप अपने सिलेबस पे स्टिक रहें। आपके सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स हैं सिर्फ उन चैप्टर्स को आपको कवर करना है। और लॉग एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे मैथ्स के पेपर में। सिंपल इंटरेस्ट के भी में भी काम आएगा आपको, कंपाउंड में भी काम आएगा, आगे एनवीटी में भी काम आएगा और एंड ऑफ द चैप्टर आपको हमेशा काम आएगा ये। तो आप उसके हिसाब से चलिए और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के बेस पे मत जाइए आप एग्जाम में। मान लीजिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए, तो इस पर आपको ध्यान देना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो एंड ऑफ द एक्सरसाइज दी हुई है बुक के चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। अगर आप उस लेवल के क्वेश्चन ना भी सॉल्व करते हैं, सिर्फ सॉल्व्ड क्वेश्चन जो आपके बुक के अंदर इलस्ट्रेशन दी हुई है उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट टीचरों से भी मिलेगा। बाकी आप किसी भी समय लखनऊ वाले से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है उसके लिए श्रीकांत आपको बताएंगे। जी, तो अब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो अभी यहाँ पे बुक सजेस्ट कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। क्योंकि बुक का जब आप कंटेंट ओपन करिएगा तो बहुत सारा कंटेंट है, आपको सारा कंटेंट कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन सारी जितने भी कंटेंट दिए गए हैं उसको कवर करना है। तो आपने 11th-12th में, तो आप बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स तो पढ़ी ही होगी। तो सेम चीज़ एक हमारा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसकी हम आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे। हमको तो बहुत ही ये हेल्प की थी ये बुक। तो इसके ऑथर हैं जेवी वैशंपन। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकती है आपके इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के लिए। आप इसमें जैसे क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी बुक नहीं होती है जो कि आपका 100% सिलेबस कवर कर रही हो। आपकी बुक 80-85% ही सिलेबस कवर करती है। तो आइए एक इकोनॉमिक, जैसा कि हम बताएं कि आप इसको 11th-12th में पढ़ चुके हैं, इस इकोनॉमिक्स के बुक में जो हमारा कंटेंट नहीं अवेलेबल है हमारे सिलेबस, आप उसको 11th और 12th की इकोनॉमिक्स से भी उठा करके पढ़ सकते हैं। वो भी आपका इस एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें खोल के देखने लग जाएं कि आपको सारी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक में मिल जाए। तो कुछ ऐसी भी टॉपिक्स होती हैं जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उसको आप दूसरे सोर्स से, जैसे इंटरनेट हो गया या आपकी 11th-12th की बुक हो गई, तो आप दूसरे सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। तो ये हाँ, आप ये बुक परचेज़ कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो अगली बुक आदित्य बताएंगे। एक चीज़ मैं इकोनॉमिक्स में श्रीकांत की बात में ऐड करना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग के टाइम पे आप लोग ध्यान दें कि जो भी आप लिखते हैं, अगर वो आंसर आपका शेड्यूल के हिसाब से सपोर्ट किया जा सकता है या कर्व के हिसाब से शेड्यूल उसको सपोर्ट किया जा सकता है आंसर को, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। कर्व और शेड्यूल ज़रूर यूज़ करें इकोनॉमिक्स में। और जो सेकंड सब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ये बिमल जायसवाल सर की बुक है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सर। तो इनकी बुक के अंदर सबसे मेन चीज़ आपको जो मिलेगी वो ये है कि ये हमेशा आपको सिलेबस टू सिलेबस मिलती है। आपके जितने भी यूनिट सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, वो सारे बिमल जायसवाल सर की बुक के अंदर कंप्लीटली कवर्ड हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के अंदर। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें इसीलिए होती है क्योंकि ये नया सब्जेक्ट होता है।
तो बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि किस तरीके से पढ़ें इसको। इसमें आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ना है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, तो आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपको आपके प्रोफेसर भी हेल्प करेंगे उसके अंदर, और ये बेसिकली थियरी सब्जेक्ट है। इसमें आपको अलग अलग इंटरनेशनल थियरीज पढ़नी है, और वो हमेशा आपको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़नी है, और कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना है। और मेन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के अंदर उसके फीचर्स और सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से पढ़िए। और बाकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कवर करने के लिए नहीं है, सर आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बाकी ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें टू दी कंटेंट दिया हुआ है। अब नेक्स्ट बुक के बारे में आपको श्रीकांत बताएंगे। मैक्सिमम जो हमारे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट आते हैं हमारे एलयू में, तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होते हैं। और कॉमर्स बैकग्राउंड के एक स्टूडेंट होते हुए आप लोग ने अपनी 12th में और 11th में बिजनेस स्टडीज़ नाम की बुक तो पढ़ी ही होगी। और इसमें उसी को अगर रिकॉल करते हुए, तो हमारा एक फर्स्ट सेमेस्टर में एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो टॉपिक है वो हमारी सिमिलर होती है टू दैट ऑफ बिजनेस स्टडी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो इस एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक जो है, जो हम प्रेफर करना चाहेंगे, वो हैं आर.के. महेश्वरी और बिमल जायसवाल। जैसा आप देख सकते हैं इस बुक में लिखा हुआ है आर.के. महेश्वरी और बिमल जायसवाल ने ये बुक लिखी है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसा आदित्य जी ने आपको पहले से ही बता दिया कि बिमल जायसवाल से हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक की खासियत ये है कि सारी पॉइंट जो हमारे टॉपिक इसमें दिए रहे होते हैं ना, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए होते हैं, और बहुत ही कुछ ह्यूज अमाउंट में नहीं दिया होता है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया होता है, आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। और एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का भी अगर ये मेनली देखा जाए तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें अपना थ्योरी पार्ट जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आपको अगर कोई टॉपिक इसमें नहीं मिलती है तो वो बिजनेस स्टडीज़ जो कि आपने पहले से पढ़ रखी है उसमें आपको ये टॉपिक मिल सकती है। और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक ऐसी नहीं मिलती है, जो कि मेरे को तो ऐसा नहीं लगा कि कोई टॉपिक हमको नहीं मिली, पर अगर ऐसा होता है तो आप इंटरनेट पे भी जा सकते हैं और इस टॉपिक के बारे में ढूंढ सकते हैं। बस। तो जो नेक्स्ट बुक है वो इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस सब्जेक्ट है। उसमें इंडियन इकोनॉमी की ये जो बुक है, ये डॉक्टर अनूप कुमार सिंह और डॉक्टर प्रिया द्विवेदी की बुक है। इस बुक को आप देख सकते हैं। ये बुक आपकी जो आपका इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट है, ये 2 पार्ट्स में है। इंडियन इकोनॉमी में आपको हाफ पेपर इंडियन इकोनॉमी का अटेम्प्ट करना होता है, आधा आपको पब्लिक फाइनेंस का। क्वेश्चन आपको 10 दोनों में से मिक्स मिलते हैं। तो जो आपकी इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, पॉवर्टी हो गए, ये सारे टॉपिक आपके 11th या फिर 12th में कहीं कहीं आपने पढ़े होंगे, और ये पूरा थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इस बुक के अंदर मैंने खुद ये बुक रेफर की थी, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आप बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं इस बुक को। और जैसा श्रीकांत ने बताया कि कोई भी टॉपिक अगर मिस होता है तो आप बिल्कुल इंटरनेट के साथ आप उसको कवर करें, उसको ख़त्म करें। और इसके साथ जो सेकंड पार्ट है वो पब्लिक फाइनेंस का है। पब्लिक फाइनेंस की बुक इस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसका आपको स्क्रीन के ऊपर लखनऊ वाले स्क्रीन के ऊपर आपको उसका फोटो मिल जाएगा। और ये जो बुक पब्लिक फाइनेंस की है, ये हमेशा एक नया सब्जेक्ट होता है सबके लिए, और जो किसी ने कभी पहले पढ़ा नहीं होता है। छोटे मोटे टॉपिक टैक्स और रेवेन्यूज़ वाले होते हैं जिससे इंट्रोडक्शन रहता है, बाकी सारे टॉपिक के बारे में पता नहीं होता है। तो उसको मेरा ये सजेशन है कि आप उस जो बुक लखनऊ वाले के आपको चैनल पे दिख जाएगी, उस बुक को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करें। और उस बुक के अंदर से आपको थोड़ा सा चीज़ों को आपको लिमिट करके पढ़ना होगा। आपको एलिमिनेशन यूज़ करना होगा, यानी कि जो आपके यूनिट्स के अंदर टॉपिक हैं, सिर्फ उन टॉपिक को आप फॉलो करें, हर टॉपिक को ना पढ़ने के पीछे जाएं, और सिर्फ यूनिट के हिसाब से आप टॉपिक्स कवर करें। वो आपकी पब्लिक फाइनेंस के लिए बहुत सूटेबल रहेगा। तो जो नेक्स्ट बुक है वो उसके बारे में श्रीकांत आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपने अभी हम लोग ने इतना बुक के बारे में बताया, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है वो बहुत चीज़ें मैच करेंगी जो आपने 11th-12 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो। ऐसी एक और बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। आपने अकाउंट तो पढ़ा ही होगा अपने 11th-12 में, और आपको हम लोग ने जैसा पहले से ही टीचर बताते थे कि 11th-12 में अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, तभी आपका ये आगे हेल्प करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अब अप्लाई होती है। एक बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि है डॉक्टर S.M. शुक्ला की, जैसा आप देख सकते हैं इसमें ऑथर का नाम भी दिया हुआ है डॉक्टर S.M. शुक्ला, जो कि आपको एक बुक डिपो से, किसी भी बुक डिपो से मिल जाएगी। उसके बारे में भी हम आपको आखिरी में बताएंगे कुछ बुक डिपो के नाम। तो इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपको थ्योरी में भी वर्क करना है, न्यूमेरिकल में भी वर्क करना है, ऐसे इसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपको थ्योरी पे भी वर्क करना है और न्यूमेरिकल में भी वर्क करना है। अब मैं यहाँ पे अगर बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में वर्क करना है, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगिए पूरा एकदम डीप में चले जाइए कि आपको समझने में ही मुश्किल हो जाए। नहीं, आपको बेसिक से आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर लेना है। इसका आपको बेसिक कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप लगिए इसमें सॉल्व एग्जाम्पल मतलब भर भर के क्वेश्चन लगाने कि आप और कन्फ्यूज़ होते जाएँ,
क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन कुछ नया टाइप का आपको मिलेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप थ्योरी तो लगाते जाइए, अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाइए और सॉल्व एग्जाम्पल के मदद से आप ये जान जाइए कि आपको उस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको लगाना कैसे है। क्योंकि आपका जैसा कि हम आपको बताते हैं कि अभी जो करेंटली पैटर्न चल रहा है तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और 5 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 14 मार्क्स के होते हैं। मिनिमम आपको 6 पेज तो वहाँ पे पहुँचा ही देना है किसी भी तरह। तो वहाँ पे अगर थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, क्योंकि आपका वहाँ पे टाइम ना वेस्ट हो ये जानने में कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा और जैसा कि मेरे को बहुत हेल्प किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी बुक कवर कर ली जिसका कि आप जिसके हेल्प से आप आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिकली एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब एक हम बताते हैं एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि आजकल एक स्टूडेंट को होती है, स्पेशली जब वो नया आता है। वो क्या करता है कि जब उसका सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला होता है तो वो जाकर टीचर से बोलता है, टीचर मतलब प्रोफेसर सर आप तो मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट करवाए हैं, तो अब क्या होगा। तो यहाँ पे आप प्रोफेसर पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, अपने टीचर पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली कि जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है वही आपका एग्ज़ाम में आए। एकदम ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से आपको अपना सिलेबस ओपन करना है, खुद से आपको स्टडी मटेरियल एक्वायर करना है और डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना है और आपको सिलेबस अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। अब आप अगर ये सोचने लगेगा कि टीचर हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाए फॉर एनी रीज़न, तो ये आपका एक एक्सक्यूज़ नहीं वैलिड है। आपको खुद से ही यहाँ पे कवर करना होगा। दूसरी बात जो कि मैं पहले भी रिपीट किया है, मैं अभी फिर से रिपीट करना चाहूँगा, कोई भी बुक आप उठाइए, जितना भी हम लोगों ने बुक सजेस्ट की हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, कोई भी बुक, ये आपका आगे आने वाले ईयर में भी ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी बुक 100% सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं करेगा। कुछ आपको अपने खुद से इंटरनेट की मदद से या पहले से जो आपके पास बुक है 11th-12th की या किसी और सोर्स से आपको नोट्स कलेक्ट करके एक्वायर करके पढ़ना होगा। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हैवॉक क्रिएट हो जाता है कि उनको नोट्स नहीं मिलते हैं। अब वो लगते हैं जगह जगह फ़ोन करने कि हमको नोट्स दे दो या हमको ये दे दो, हमको ये नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप का अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़िए। आप ये वाली स्ट्रैटेजी मत अपनाइए कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि ये बीकॉम ऑनर्स है। इतना ईजी नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम के एक रात पहले सब कवर कर लीजिएगा। ये केवल पास होने की स्ट्रैटेजी। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा करते रहना होगा और प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा ये। और कोई भी डाउट होगी तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और फिर कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी कुछ शेयर करेंगे आदित्य कुमार मिश्रा जी आपसे। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें श्रीकांत डिस्कस कर दी हैं। इसके बाद जो एडिशनल मैं ऐड करना चाहता हूँ वो पैटर्न से रिलेटेड है। एग्जाम पैटर्न में मेनली क्या होता है, आपको 10 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से हम जनरली क्या गलती कर देते हैं, जो स्टार्टिंग में स्ट्रेटेजी होती है सबकी कि आधा यूनिट कवर करके जाते हैं, 5 क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपके हर यूनिट में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप पहले 2 यूनिट कवर करके गए हैं और फिर होता क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इतना कॉन्सेप्चुअल है कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर आप सही से उसका आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपको वो हेल्प करेगा कि आपने जो कंपनसेशन वाली स्ट्रेटेजी यूज़ की है, यानी कि आपने जो अच्छे से पढ़ा है टॉपिक, उनको आप उन टॉपिक से कंपनसेट करेंगे जो आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। लेकिन क्योंकि एग्जाम में उन टॉपिक के जो आपने ठीक से नहीं पढ़ा है उनके क्वेश्चन आसान आ गए हैं, तो आप उसको ईजिली आंसर को लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और कि आपको 2 एग्जाम देने होते हैं एक सेमेस्टर में। एक मिड सेमेस्टर होता है, सेकंड एग्जाम आपका एंड सेमेस्टर होता है। मिड सेमेस्टर में मेनली 2-2 यूनिट तक पूछा जाता है। तो डे 1 से आप यूनिट वाइज, आप टीचर जो चीज़ करा रहे हैं उनकी पेज पे मत चलिए। आप यूट्यूब या फिर किसी भी सोर्स से पढ़ते हैं तो आप सेल्फ पेज्ड रहते हैं हमेशा। सेम चीज़ आप फॉलो करिए, सेल्फ पेज क्रिएट करिए, उसी पेज के हिसाब से आप अपनी यूनिट्स कवर करिए। अगर आप स्टार्टिंग में मिड सेम से पहले 2 से 2.5 या 3 यूनिट खत्म कर ले रहे हैं तो वो एंड सेम में आपको हेल्प करेगा। वरना हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि इतना सारा सिलेबस होता था कि हमें रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाती थी। और अगर आपने 2 या 3 बार ऑलमोस्ट आपने अगर अपना सिलेबस नहीं कवर किया तो फिर आप रिवीजन के टाइम पे ठीक से नहीं कर पाएंगे और वो आपके एग्जाम रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट करेगा, जो हम कभी नहीं चाहते। और बाकी इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। लखनऊ वाले हमेशा आपके साथ सपोर्ट करने के लिए। श्रीकांत भैया हैं बीकॉम 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट, हमें आदित्य कुमार मिश्रा 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट। किसी भी टाइम आप आराम से कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू। और कोई डाउट होगा तो आपको बता ही दिया, आप पूछ सकते हैं एकदम फ्रीली। ठीक।